हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम ओपन टॉक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी और सरकारी अहदेदारों को मदऊ करते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं जम्मू कश्मीर JKEDA, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक नोडल एजेंसी है। इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर PR धर साहब हैं। इस डिपार्टमेंट के बारे में ओवरऑल जानेंगे, इसका स्टैट्स क्या है, मैंडेट क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और इस वक्त इनके पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और आवाम कितनी अवेयर है इस डिपार्टमेंट के बारे में। पहले धर साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करते हैं। आदाब। जो जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप इस पर गुफ्तगू करें, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो JKEDA, एक तो ये बताएं कि आपका मैंडेट क्या है, आपका रोल क्या है, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करें। जो जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्टेट नोडल एजेंसी है। MNRE की हर रियासत में, हर UT में एक नोडल एजेंसी होती है, तो जम्मू कश्मीर में ये JKEDA के नाम से है। तो जो भी MNRE की स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, वो सारी स्कीम्स हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हमारा मैंडेट है, देन हाइड्रो एनर्जी में MNRE का मैंडेट 25 मेगावाट तक है और उसमें जो 10 मेगावाट तक है यहाँ पे वो हमारे पास है और 10 से 25 मेगावाट का मैंडेट जो है वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास है। फिर हमारा मैंडेट है विंड एनर्जी को प्रमोट करना, बायोमास एनर्जी, तो जितनी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब लेटेस्ट जो है अब हाइड्रोजन एनर्जी पे काम हो रहा है, तो ये सारी स्कीम्स जो है MNRE की वो हम JNK में इम्प्लीमेंट करते हैं। 1989 में ये नोडल एजेंसी सेटअप हुई थी, अब काफ़ी साल गुजर चुके हैं। थोड़ा सा बताएं कि कितनी चेंज इस डिपार्टमेंट के अंदर हुई है या एजेंसी के अंदर, या क्या कुछ प्रोग्रेस अभी तक देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे 1989 से उस टाइम जो मिनिस्ट्री होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में MNRE की, भी एक छोटी मिनिस्ट्री होती थी, तो 2010 तक जो फोकस था वो मेनली था कि जो रिमोट एरियाज़ है हमारे, वहाँ पे बिजली नहीं होती थी, तो उनको छोटे एक पोर्टेबल सोलर लैंटर्न होता था, पोर्टेबल सोलर होम लाइटिंग सिस्टम होता था, तो वो लाइट्स हम रिमोट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, जो 2007 से इम्प्लीमेंट हुआ। तो रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जितने भी अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस थे या अनइलेक्ट्रिफाइड हैमलेट्स ऑफ ए इलेक्ट्रिफाइड विलेज, तो उन सब जगह हमने सोलर होम लाइटिंग सिस्टम देके उनको एक बेसिक सोर्स ऑफ लाइट दे दिया। लगभग हमने उस समय 244 विलेजेस को कवर किया और बहुत सारे हैमलेट्स जो थे, एवरी हैमलेट, एवरी विलेज व्हिच वाज अनइलेक्ट्रिफाइड, दे वर प्रोवाइडेड द बेसिक लाइटिंग फैसिलिटी। तो 2010 में फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च हुआ, तो एक नई टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के मार्केट में आई, दैट इज़ रूफटॉप टेक्नोलॉजी। तो तब तक जो बेसिक मैंडेट था, मेन था कि जो जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ एक उसका एक ऑल्टरनेटिव दिया जाए, तो दैट ऑल्टरनेटिव वाज सोलर लैंटर्न एंड सोलर होम लाइटिंग सिस्टम। और जो हमारे श्राइन्स है या पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइटिंग फैसिलिटी वाज बीइंग प्रोवाइडेड। जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं, एक आम इंसान कैसे इसको जान सके कि हमारे पास सोर्सेज क्या है और आपका जो डिपार्टमेंट है इसको किस तरह प्रमोट करता है। देखिए, सबसे बड़ा हमारा मेन सोर्स जो है दैट इज़ द सन। सन से ही हमारी सारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस इन एवरी फॉर्म, चाहे हम क्रॉप्स आप देखिए, अगर सूरज नहीं होगा तो वी कांट हैव द क्रॉप्स। उसी तरह जो है इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। सो जो भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी हमारी बिजली जनरेशन हो रही है, कोल बेस्ड प्लांट्स जो है, अल्टीमेटली उनकी एक लिमिट होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल की भी एक स्टेज विल कम व्हेन देयर विल बी नो पेट्रोल अवेलेबल, देयर विल बी नो कोल अवेलेबल, बट सन इज ऑलवेज देयर। राइट। तो सन की एनर्जी को वी हैव टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाट इज द बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी। एज यू डिस्कस्ड कि आपके पास एक वास्ट मैंडेट है, लेकिन इस वक्त कोई मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपके पास है जिन पे काम चल रहा है और या जो कंप्लीट हुए हैं और आम लोगों को उस या कम्युनिटी को उससे किस तरीके के बेनिफिट्स मिले हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जब लॉन्च हुआ था इंडिया में, द टारगेट वाज 2022 तक हम 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी सोलराइजेशन से अचीव करेंगे।
और द कॉस्ट ऑफ द मॉड्यूल वाज वेरी हाई. इट वाज पर वॉट वाज अराउंड 250-300 रुपीज वाज द कॉस्ट पर वॉट. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द कॉस्ट हैज कम डाउन. जब मोदी जी एज पीएम बन गए इन 2014, तो 2015 में नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च. तो नेशनल सोलर मिशन के जो टारगेट्स थे, दे वर वेरी हाई टारगेट्स. 175 गीगावाट्स, 1,75,000 मेगावाट. जो पहले 20,000 मेगावाट था, उसको एनहांस कर दिया 1,75,000 मेगावाट टू बी अचीव्ड थ्रू द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें मेजर फोकस किया गया सोलर एनर्जी. राइट. तो 100 गीगावाट मीन्स 1,00,000 मेगावाट इज टू बी अचीव्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी. और बाकी 60 गीगावाट वाज फ्रॉम द विंड, 10 फ्रॉम द बायोमास एंड 5 गीगावाट वाज द हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर में जो 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स है, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, दे वर नॉट कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब हमारा जो मैंडेट है, नाउ इट हैज बीन एनहांस्ड, द टारगेट हैज बीन एनहांस्ड to 500 gigawatts to be achieved by 2030. And we have to be net zero carbon emission by 2070. Means 2070 में जितनी भी एनर्जी होगी, it will be all from the renewable sources of energy. So we have to shift to the renewable sources. अब JNK की बात जो है, JNK में हमारे पास लैंड बेसिकली 1 मेगावाट पावर प्लांट लगाने के लिए वी रिक्वायर है ह्यूज लैंड, 30 to 40 canals of land just for a 1 megawatt. So if we have to develop a solar park of 1,000 megawatts, so we should have 30,000 canals of a land patch. तो जम्मू कश्मीर जो है, हमारी जो यूटी है, हमारी यूटी में उतनी लैंड कहीं पे अवेलेबल नहीं है. बट जो हमारी अर्सवाइल जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, when Ladakh was a part of the JNK. तो लद्दाख में there is a huge barren land and Ladakh has the second highest potential after राजस्थान. राजस्थान का जो टोटल पोटेंशियल है सोलर का, that is around 140 गीगावाट्स. और जो हमारा लद्दाख का बेल्ट है, it is around 111 गीगावाट्स. तो लद्दाख इज द सेकंड हाईएस्ट. मतलब इसका मतलब ये कि JNK में आपका ये कि लैंड का इशू है या पोटेंशियल है हमारे पास? लैंड का इशू है, क्योंकि कैसे ह्यूज लैंड बैंक. तो इसलिए जो है टाइम टू टाइम स्कीम्स ऐसी डिवाइस की जाती है ताकि इंस्टेड ऑफ लैंड बैंक्स वी कैन हैव सम अदर सोर्स. जैसे हमारे घर के छत हैं, तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च किए जिसको बोलते हैं रूफ टॉप सोलर पावर, सोलराइजेशन, रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट. तो रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट के जो हमारा 100 गीगावाट का टारगेट था सोलर से to be which was to be achieved by 2022. तो उसमें 60 गीगावाट वाज फ्रॉम द मेगा स्केल, जो बड़े बड़े पार्क्स हैं, 500 मेगावाट से बड़ी पार्क उसको बोलते हैं सोलर पार्क. और जो बाकी 40 गीगावाट था, दैट वाज टारगेटेड टू बी अचीव्ड थ्रू द रूफ टॉप्स. बट दैट टारगेट वी कुड नॉट अचीव बाय 2020. उसमें 2022 तक हमने लगभग 7 गीगावाट के आसपास थ्रू आउट द कंट्री अचीव किया. और जिसमें मैक्सिमम जो है दैट वाज अचीव्ड इन द गुजरात स्टेट. तो जम्मू कश्मीर में उतना अचीवमेंट नहीं हुआ था. एंड देयर वाज अ स्पेशल सब्सिडी फॉर द जम्मू कश्मीर स्टेट, 70% सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ओनली 30% वाज टू बी पेड बाय द बेनिफिशियरी. तो पहले हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था सैंक्शन 2 मेगावाट का इन 2014-15 में वो इम्प्लीमेंट हुआ. देन 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था रूफ टॉप का डोमेस्टिक सेक्टर के लिए, which was implemented in 17-18, not 17-18, after 18, 19 and 20. उसके बाद हमारा एक 20 मेगावाट का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था जो लास्ट ईयर क्लोज हो गया इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023. एंड प्रेजेंटली जो MNRE का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, दैट इज इन जम्मू एज ए जम्मू सोलर सिटी मिशन विच इज 200 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट. तो उसमें हमने ये टारगेट किया था कि जम्मू में जो पावर शॉर्टेज है दैट इज़ अराउंड 200 मेगावाट. तो उसी को हमने टारगेट किया था कि 2 लाख रेजिडेंशियल हाउसेज है जम्मू शहर में. तो अगर हम 1/4 को ही कैटर कर पाएँ, दैट इज़ अराउंड 50,000 हाउस होल्ड्स, 3, 4, 5, 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी के पावर प्लांट हम लगाते हैं, तो वी कुड ईजिली अचीव द टारगेट ऑफ 200 मेगावाट्स. बट लोगों में अवेयरनेस की कमी नहीं है, अवेयरनेस बहुत है, बट वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हम कहते हैं कि यार बिजली है, छोड़ो, हमें क्या करना है,
क्योंकि यू हैव टू पे द बेनिफिशियरी। आपने इस पे कोई इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप लोगों को अवेयर करते हैं रिगार्डिंग सोलर एनर्जी या जो रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं? हम टाइम टू टाइम सोलर एग्जीबिशन लगाते हैं, छोटे छोटे कियोस्क डिफरेंट एरियाज़ में लगाते हैं। एक हमने एक वैन रखी थी, जैसे म्यूनसिपैलिटी की सुबह सवेरे हर घर में वैन जाती है टू कलेक्ट द गार्बेज एक्स्ट्रा, तो उसी तरह हमने भी मोहल्ले में, हर मोहल्ले में जम्मू सिटी में वो अपनी वैन चलाई फॉर अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक। और हमारा डेली जितने भी मीडिया चैनल्स है, बहुत सारी मीडिया चैनल्स आजकल है, तो हमारी ऐड डेली 5-6 टाइम्स डिफरेंट चैनल्स पे चल रही है कंटिन्यूस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तो अवेयरनेस काफ़ी है लोगों में। अब ये है कि लोगों को सामने आना चाहिए, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वी हैव टू शिफ्ट टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ, गर्मी में यू विल सी के जम्मू में बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा होती है, कश्मीर में ड्यूरिंग विंटर्स बिजली की कटौती होती है, क्योंकि बिजली का लोड अचानक से विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है, समर्स में यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो कम होता है। उसी तरह जम्मू प्रोविंस में ड्यू टू समर्स एवरीबडी यूज एसीज, आपका 2 किलोवाट का एग्रीमेंट लोड होता है, 5 एसी चल रहे होते हैं, तो डिस्कॉम भी कुछ नहीं कर पाता है। तो जब आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो हमारी जो पावर शॉर्टेज है वो कहीं से तो भरपाई करनी है, राइट। तो द बेस्ट सोर्स इज कि हम वो 200 मेगावाट का जो पावर शॉर्टेज है दैट वी कैन अचीव फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, और एक आप छोटे से डेवलपर बन जाते हैं तो आपकी पावर कर्टेलमेंट दूर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है मेक इन इंडिया। अगर आप आज से 10-15 साल पहले देखेंगे और आज में देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज रेवोल्यूशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हो रही है। मेक इन इंडिया कंसेप्ट तभी सक्सेसफुल रहेगा जब हमारे पास काफ़ी एनर्जी, सरप्लस एनर्जी होगी। इफ़ वी टॉक, हम कहते हैं चाइना से हर कोई चीज़, यहाँ दिवाली होती है, कोई भी छोटा सा फेस्टिवल होता है, वो दिवाली के दिन भी जो छोटी लड़ियाँ होती है लाइट की, दे ऑल कम फ्रॉम द चाइना। यहाँ हमारे सोलर सेल्स, ये ऑल सेल्स कम फ्रॉम द चाइना। यहाँ पे सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिमांड ऑफ द सोलर सेल। तो हर कोई चीज़ चाइना से क्यों आ रहा है? द रीज़न इज़ चाइना की जो आज की डेट में इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी दैट इज़ अराउंड 2600 गीगावाट्स, और जो हमारी 31 मार्च को थी इट वॉज 431 गीगावाट, समझो आज 450 गीगावाट। जस्ट यू कंपेयर 450 गीगावाट विद द 2600 गीगावाट, बड़ा गैप है इसमें। सो वी हैव टू जनरेट मैक्सिमम एनर्जी सो दैट कि जो हमारी सरप्लस एनर्जी होगी, जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के एक्स्ट्रा हमारे को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वी कैन फीड दैट एनर्जी टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्री तभी सक्सेसफुल रहेगी कि इंडस्ट्रीज में जब 24/7 आपका बिजली होगा। आपके पास इसमें कोई टाइमलाइन सेटअप है कि जैसे कि आपने कहा कि चाइना और हमें इतना बड़ा गैप है, कि चैलेंजेस क्या है, इसको आप अभी अडॉप्ट पूरी तरह से? ये मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे हमने अभी टाइमलाइन 2030 में टाइमलाइन दी है, 1000 गीगावाट हमारी एनर्जी होगी, जिसमें 500 गीगावाट विल बी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स है, मिक्स मीन्स की जो टोटल एनर्जी है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट कितना है। आज की डेट में जो हमारी टोटल एनर्जी है 450 गीगावाट के आसपास अक्रॉस द कंट्री, तो एनर्जी मिक्स इज अराउंड 43%। तो दिस 43% वी वांट टू एनहांस टू 50% by 2030. तो 50% means कि 500 gigawatt we should have from the renewables and 500 gigawatt from the other sources, so that we will have a 50% energy mix by 2030. But 2030, but 2070 का जो हमारा मिशन है, that we should be net zero carbon emission. आने वाले टाइम में you will see हाइड्रोजन पे बहुत काम हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी, which is a new field that will be totally green energy. हाइड्रोजन वी विल सेग्रीगेट वाटर, जहाँ पे पानी होगा, पानी वी हैव गॉट एवरीवेयर, वी विल सेग्रीगेट इलेक्ट्रोलाइजर से, देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइजर से वाटर को सेग्रीगेट किया जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सो दैट हाइड्रोजन हम बहुत सारे कंट्रीज में आप देखोगे, लास्ट ईयर आई हैड विजिटेड टू जर्मनी, तो मैक्सिमम व्हीकल्स जो है दे आर हाइड्रोजन एनर्जी बेस्ड इंजन्स। तो हमारा जो पेट्रोल डीजल जो है उसकी भी हमारी खपत कम हो जाएगी। जब हमारे गाड़ियां जो है
वो हाइड्रोजन इंजन पे चलेंगी। तो हाइड्रोजन से देन हाइड्रोजन जनरेटर्स होंगे विच विल कन्वर्ट दैट हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इनटू हीट। व्हेन हाइड्रोजन को हम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो इट विल बी अ फर्टिलाइजर। तो हाइड्रोजन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो उस पर अभी फास्ट ट्रैक पे काम होना शुरू हुआ है। ये आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि J&K एक एग्रेरियन रीजन है, इस आपके एजेंसी या डिपार्टमेंट का फार्मर्स के साथ या जो हमारे एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन सेक्टर्स हैं उनके साथ क्या कॉम्बिनेशन? हमारी एक और स्कीम है जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन है, दैट इज PM कुसुम स्कीम हम उसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। मतलब किसानों को हमने उनकी इनकम को हम उत्थान मीन्स कि उनके हम जनरेट उनके हम कैसे उठाएं, उनकी अपलिफ्टमेंट। अच्छा। थ्रू PM कुसुम किसान ऊर्जा इज द एनर्जी से एनर्जी सोर्स, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी से हम उसकी सुरक्षा कैसे करें और उनका उत्थान कैसे करें। एक तो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी में उनको पानी चाहिए, वो पानी हम एनर्जी से के सोर्स से हम उनको पानी दे दें। फिर उससे उनका उठान हो मीन्स उनकी इनकम बढ़े। इनकम बढ़ाने के भी तरीके हैं। मैं बताता हूँ, हमारे 2 कंपोनेंट्स है, इसमें 3 कंपोनेंट है PM कुसुम में, कंपोनेंट A, B एंड C। कंपोनेंट A में क्या होता है कि कोई फार्मर है, उसका बैरन लैंड है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे एक वो सोलर प्लांट लगा सकता है। मतलब जैसे क्रॉप है तो सोलर प्लांट लगा दिया, वो एनर्जी ही विल सेल इट टू द डिस्कॉम। तो उससे उसको बिजली सोलर पैनल से उसका एक इनकम जनरेट हो जाएगा। दैट इज कंपोनेंट ए। तो उसमें वो 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के साइज के प्लांट्स लगा सकते हैं। और जो कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट C जो है वो आम किसान के लिए, हर किसी के लिए है। कंपोनेंट B में क्या है, अगर आपके पास डीजल बेस्ड जनरेटर अभी पंप चल रहा है, आप को एग्रीकल्चर लैंड में आपको पानी दे रहे हैं, डीजल जनरेटर आप चला रहे हैं, तो आपको रोज़ डीजल उसमें कंज्यूम कराना पड़ता है। तो वहाँ पे हम उसको डीजल जनरेटर हटा के हम एक पंप लगा रहे, सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, 1 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक की कैपेसिटी में, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% उनकी सब्सिडी है MNRE की तरफ से। एंड हमारे जो ऑनरेबल LG साहब है, वी हैव मूड अ नोट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, तो ऑनरेबल LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने दे हैव अप्रूव्ड दैट। तो 30% जो है UT गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। तो बेनिफिशियरी जो फार्मर है, सब्सिडी आप दे रहे हैं, ये आप फार्मर्स को दे रहे हैं जो अपने ना जो एग्रीकल्चर लैंड को वाटर देने के लिए, मतलब उसको उसकी क्रॉप सेटअप करना चाहते हैं जी, यानी कि उसके लिए एक स्पेसिफिक आप ये कंपोनेंट भी है। ये उसमें 2 चीज़ें, एक तो जिसके पास पंप लगा नहीं हो, पंप लगा नहीं मतलब वहाँ पे बिजली की लाइन नहीं जा रही हो, राइट, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो उनके लिए स्टैंड अलोन पावर प्लांट हम लगा रहे हैं। और दूसरा हो गया डीजल जनरेटर, दिस इज कंपोनेंट B। वहाँ पे हम पंप भी सारा अपना ही देते हैं। उनको ओनली वाटर सोर्स होना चाहिए, मतलब उनके पास ट्यूबवेल होना चाहिए, कोई भी वाटर सोर्स होना चाहिए। तब हम सरफेस पंप, सबमर्सिबल पंप, DC पंप, AC पंप, डिफरेंट टाइप्स के पंप एंड ऑल कैपेसिटीज अप टू 10 किलोवाट जो है। सैंक्शन तो प्रोजेक्ट में 15 किलोवाट है, 15 हॉर्स पावर तक है, बट हम 10 हॉर्स पावर तक हम ज़्यादा प्रमोट इसलिए करें, छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 हॉर्स पावर के, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे सकें। क्योंकि सब्सिडी कंपोनेंट भी एक लिमिटेड होता है। तो हमारे पास अभी टारगेट है 5000 फार्मर्स को कवर करना है। अगर हम जम्मू प्रोविंस में देखें तो लगभग हमारे 22-23 हज़ार एग्रीकल्चर पंप इस समय लगे हुए हैं। उसी तरह कश्मीर प्रोविंस में देखेंगे यहाँ पे 12-13 हज़ार एग्रीकल्चर पंप्स लगे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन सारे पंप्स को सोलराइज करना चाहते हैं। जो कंपोनेंट C है, कंपोनेंट C में हम उसको पंप लगा रहे हैं जिसका ऑलरेडी पंप लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग पंप है, तो वो डिस्कॉम के बिजली के साथ कनेक्टेड है, तो उस बिजली पे चला रहा है वो पंप। अब उससे डिस्कॉम को भी नुकसान क्या है कि डिस्कॉम को सब बहुत ही कम रेट पे उसको बिजली देनी पड़ती है। जस्ट फॉर पहले तो 62 पैसा था, नाउ इट इज 72 पैसा। तो बहुत कम रेट पे जो है उनको वो बिजली देनी पड़ती है फार्मर्स को। मगर प्रॉब्लम क्या है कि बिजली होती बहुत कम है एग्रीकल्चर एरियाज़ में, जहाँ पे लैंड है वहाँ बिजली होती ही नहीं है, तो बेचारे वो चला नहीं पाते हैं, बिजली का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं।
तो हमने उसमें कंपोनेंट सी में जितने भी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर पंप्स हैं उन एग्रीकल्चर पंप्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं। अभी हमारे पास 4000 टारगेट सैंक्शन हुआ है MNRE की तरफ से। उसमें फ़ायदा देखिए क्या है, एक तो उनकी लैंड, जितनी भी लैंड होगी उनका वाटर सोर्स का रिजॉल्व हो गया इशू। दूसरा है कि अब वाटर तो आपको पूरे 12 के 12 महीने नहीं चाहिए। जितनी देर उनका पानी के मतलब बिना आप मोटर चलाए हुए जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप जितनी भी जनरेट करेंगे उसमें मीटर लगा देंगे, तो उस मीटर से एक्सपोर्ट होगी वो ग्रिड में एनर्जी, राइट। तो वो बेनिफिट डिस्कॉम उनको देगा उनके घर पे। इसको बोलते हैं ग्रुप नेट मीटरिंग। ग्रुप नेट मीटरिंग का क्या होता है कि अगर किसी आदमी के एक ही डिस्कॉम के अंडर, मीन्स कश्मीर में या यहाँ डिस्कॉम अलग है, जम्मू में डिस्कॉम अलग है। जम्मू में सपोज किसी का घर जम्मू में है और दूसरा घर उसका कठवा में है, कठवा का रहने वाला है था, वहाँ पे भी घर है, जम्मू में भी घर है। अगर वो जम्मू में पावर प्लांट लगाता है 10 किलोवाट का, उसकी कंजप्शन 5 ही किलोवाट की है, तो ग्रुप नेट मीटरिंग के बेनिफिट के तहत उसको जो कठवा वाला घर है उसमें बिजली बिल में रियायत मिलेगी। वो उसको बोलते हैं ग्रुप नेट मीटरिंग, वो बेनिफिट है। ये हमारी रेगुलेशन में भी है। तो जो PM कुसुम सी कंपोनेंट के तहत जितने भी हम पंप लगाएंगे, हम एक मीटर उसको साथ लगाएंगे। जो मीटर रीडिंग नोट करेगा कितनी एनर्जी इसने एक्सपोर्ट कर दी, क्योंकि एक्सपोर्ट तो करेगा, पूरे 12 महीने तो नहीं चलेगा आपका पंप। तो जो एनर्जी वो एक्सपोर्ट करेगा टू द ग्रिड, ईदर ग्रिड है टू मेक पेमेंट टू देम। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की सरकार की डिस्कॉम्स है जहाँ पेमेंट तो पॉसिबल नहीं है, बट ग्रुप नेट मीटरिंग बेनिफिट क्या होगा, जिनकी इनकी कंजप्शन जो घर में जितनी यूनिट्स होंगी, यहाँ से जो एक्सेस जनरेट होंगी वो वहाँ माइनस हो जाएंगे। सो उस तरीके से उनको डबल बेनिफिट हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि कश्मीर में आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे आइडेंटिफाई किया या रिसर्च की जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो एरिया है, लाइक हमारा कुपवारा है, बांदीपुरा है, शोपियान एंड देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगा कि ये यहाँ पे पोटेंशियल है इसकी, लेकिन इस पे फोकस देने की ज़रूरत है, और आपने उसे गवर्नमेंट के सामने एड्रेस किया? देखिए, हम हर डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं रेगुलरली। हमारे कमिश्नर साहब हैं श्री सौरभ भगत जी, तो उनका भी ये रहता है कि हर 2 महीने बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक बार रिपीट हो जाए अवेयरनेस प्रोग्राम। तो रिपीटली फ्रॉम लास्ट 1 और 2 ईयर्स हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्रोग्राम करते हैं अवेयरनेस अबाउट द PM कुसुम, जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी लोग आते हैं। तो मैक्सिमम हमने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट बडगाम और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, वी हैव इंस्टॉल्ड लार्ज नंबर ऑफ पंप्स इन दीज एरियाज। अब जहाँ पे अभी वी आर फोकसिंग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वी हैव द ऑर्चर्ड बेल्ट इन द सोपोर एंड ऑल दैट, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी डिमांड और जो हमारी टीम जो एमपैनल, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एमपैनलमेंट की हुई है, तो जो कंपनीज एमपैनल्ड है वो हर संडे को एक एरिया को टारगेट कर देते हैं। तो वहाँ के किसानों को जमा करके हम उनको अवेयर करते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड, ऐसा कुछ नहीं है। दो चीज़ें, एक जो आपको फंडिंग होती है क्या वो फिजिबल है, सूटेबल है, दूसरा जो आपके पास स्टाफ है वो भी आपके पास बराबर है, या आपको समझते हैं कि उसमें और ज़्यादा? नहीं, स्टाफ की हमारे को बहुत कमी है, ये बदकिस्मती है। हमारे 188 पोस्ट है जेकिडा में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने 77 पोस्ट एडवर्टाइज किए थे इन 2018, जिसमें 50 पोस्ट वेयर ऑफ JEs और रेस्ट 27 वेयर AEs एंड जूनियर असिस्टेंट 5-6 थे उसमें। तो कुछ बच्चे बाद में कोर्ट में गए, दे गॉट इट स्टेड। तो 2018 से लेकर आज तक 2024 तक इट इज़ ऑल पेंडिंग इन द ऑनरेबल कोर्ट। अब दिक्कत ये आ रही है कि हम SSRB को या PSC से भी पोस्ट को फिलअप नहीं करा पा रहे हैं। डिस्कॉम्स के PDDs के पास भी अपना स्टाफ उतना नहीं है कि वो हमें यहाँ पे डेप्यूटेशन पे दे दें। हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है, वहाँ से भी कोई डेप्यूटेशन पे नहीं है। हमारे पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, सेक्शन ऑफिसर, वो दोनों भी पोस्टें खाली है। हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट की पोस्ट है 2, लॉ ऑफिसर लीगल असिस्टेंट, वो भी खाली है। हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मेजर मेन है, उनकी हमारे यहाँ 5 पोस्टें हैं, जिसमें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और उसके नीचे 4 पोस्ट डबल
AA की 2 पोस्ट हैं, एक अकाउंटेंट की, एक अकाउंट्स असिस्टेंट की है। तो वो सारी पोस्ट जो है क्योंकि उनको डेप्यूटेशन पे भरनी है, तो वी हैव बीन रिक्वेस्ट फ्रॉम लास्ट सो मेनी टाइम, 2-3 साल सो से। डू यू थिंक कि जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये स्मूथ रन कर सकता है और कर रहा है इस टाइम? अब काम करना है तो करना पड़ेगा, काम तो हम कर रहे हैं, अचीव अपने टारगेट्स कर रहे हैं। हर दफ्तर में कुछ लोग डेडिकेटेड होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सारे दफ्तर जो है 1-2 आदमी चलाते हैं, बाकी तो वो हाजिरी लगाने आते हैं 10 से 5। तो हमारे पास भी है 1-2 अफसर्स हैं मेरे साथ, हम रात के 10 बजे तक भी बिमना में बैठते हैं दफ्तर में, काम करते हैं, संडे को भी करते हैं, सैटरडे को भी। इतनी कमी होने के बावजूद भी करना पड़ेगा। बेसिकली मैं पर्सनली आई हैव पैशन फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कहीं कोई कमी रहे इन अचीविंग द टारगेट्स। जितनी कोशिश हमसे हो सके वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम आजकल देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आजकल ज़्यादा बात होती है कि जो एनवायरनमेंट इम्बैलेंस है या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, आपका डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन में कितना रोल प्ले कर रहा है इस टाइम? देखिए अभी मेन तो हमारा टारगेट क्या है कि जो कोल बेस्ड एनर्जी हमारे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे को है कि वी हैव टू हैव क्लीन एनर्जी। तो जो भी एनर्जी जकेड़ा है जो हम जनरेट करें, इट्स ऑल क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोलर, इसके अलावा जैसे हाइड्रो पावर की बात मैंने की। हाइड्रो पावर में हमारा मैंडेट 2009-10 में दिया था। दैट टाइम डुलू साहब वाज आवर कमिश्नर सेक्रेटरी, इस समय चीफ सेक्रेटरी साहब है रियासत के। तो देन ही परस्यूड विद द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अदरवाइज क्या था, ये जो हाइड्रोजन का जो मैंडेट था, इट वाज विद द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जबकि बाकी रियासत में इट वाज विद द नोडल एजेंसीज। हमारी रियासत में ये नहीं था क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये एक फीडबैक दिया गया, एक जगह छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पीडीडी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ये क्या कर पाएंगे। बट डुलू साहब हैड फेथ इन द ऑफिसर्स, तो हमें 2 मेगावाट का मैंडेट दिया गया। जैसे हमें मैंडेट मिला तो इमीडिएटली व्हाट वी डिड, हमने कंसल्टेंसी फर्म, क्योंकि खुद के पास तो मैन पावर था नहीं, वी हायर्ड द कंसल्टेंसी फर्म्स। तो वी प्रिपेयर द डीपीआर्स ऑफ अराउंड 150 प्रोजेक्ट साइट्स, जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं बने हुए थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम फेजेस में वी स्टार्टेड टू डेवलप दीज प्रोजेक्ट साइट्स थ्रू IPPs, क्योंकि एक प्रोजेक्ट साइट में अगर 2 मेगावाट की है, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 20 करोड़, तो उतना बजट हमारे पास, हमारा बजट डिपार्टमेंट का 1 करोड़ 2 करोड़ होता था। फिर पिछले 2-3 साल से अब हमारा बजट जो है, इट हैज़ गॉन अप टू, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 70 करोड़, दिस ईयर इट इज़ अराउंड 150 करोड़। जब से फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास बजट आ गया तो हमारा बजट हैज़ बीन इंक्रीज। जब तक ये प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास था, आवर बजट वाज 1 करोड़ एंड 2 करोड़। तो एक बार डुलू साहब वाज द फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट टाइम वी विजिटेड टू दिल्ली, तो इनके आशीर्वाद से उस समय हमारा बजट ऑल ऑफ ए सडन इट वाज गॉन अप टू 23 करोड़। और यहाँ प्लानिंग वालों ने बाद में कहा, यार आपका 23 करोड़ कैसे बजट होगा, 1 करोड़ से 23 करोड़ थोड़ा ना होता है, 10% एस्केलेशन होता है। तो अल्टीमेटली इट वाज गॉट रिड्यूस सम 12-13 करोड़। फिर धीरे धीरे वो कम करते गए, उसको 7-8 करोड़ पे लाए। और जैसे ही फाइनेंस के पास चला गया तो नाउ आवर बजट माशाल्लाह बहुत अच्छा बजट है। दिस ईयर हमारा आवर बजट इज़ अराउंड 150 करोड़। सो नेचुरली आप जब बजट होगा देन ओनली वी कैन हैव अ क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी। विदाउट बजट वी कैन डू एनीथिंग। तो आज की डेट में हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 35.25 मेगावाट इंस्टॉल्ड है विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए 0 पैनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट्स ऑल थ्रू द IPPs। अभी हमारी जो जो हमारी हाइड्रो पावर पॉलिसी है 2 मेगावाट की थी। 2 मेगावाट का अबो मैंडेट जो था दैट वाज विद द PDD। तो 2018 में जब हमें मैंडेट दिया, बट अभी पॉलिसी नहीं बनी। अब PDD के साथ हम लास्ट 3 साल से पॉलिसी बना रहे हैं, बट वो पॉलिसी कहीं बन नहीं पा रही है। तो अभी लास्ट वीक में चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत वो किया कि आप पॉलिसी बना, तो वी हैव सबमिटेड है हाइड्रो पावर पॉलिसी फॉर जकेड़ा फॉर 10 मेगावाट कैपेसिटी। माशाल्लाह हम अच्छा काम करेंगे, हमारा मैंडेट क्या मतलब पूरा 25 मेगावाट का दे दें। तो वी हैव केप्ट द ऑप्शन दैट एज पर द मैंडेट ऑफ द जकेड़ा। तो अगर वो पॉलिसी जैसे वो इशू हो जाती है नेक्स्ट कैबिनेट में या उसके बाद, तो इस पे हाइड्रो पावर
प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लाइन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको बाहर की चाहिए, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। आप सब कुछ चाहेंगे कि गवर्नमेंट ही दे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोगों को भी आगे आना है, इन्वेस्टमेंट करनी। इट्स अ बिग बिजनेस। जैसे आप होटल खोल देते हैं, आप इस इंडस्ट्री, राइट, आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडस्ट्री खोल दीजिए। एक तो आपको क्लीन एनर्जी दे रहे हैं कंट्री को, एंड यू आर मेकिंग अ गुड मनी। राइट, अगर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं 10 मेगावाट का, 1 मेगावाट आपकी 50 से 60 लाख यूनिट जनरेट करता है एक साल में। तो अगर 10 मेगावाट, मैं आपको मैथमेटिक्स समझा देता हूँ, अगर आप 10 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं तो आपकी लगभग 600 लाख मीन 6 करोड़ यूनिट जनरेट हो गई है। 6 करोड़ यूनिट अगर आप ₹4.5 के हिसाब से बेचते हैं, 50 पैसे आपकी मैं ओवरहेड एक्सपेंसेस लेता हूँ, 24 करोड़ इज योर प्रॉफिट, 24 करोड़। इट मीन्स कि ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स हमें बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट का सोलर में 1 मेगावाट से वी से कि 40 एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर। यू हैव टू मेंटेन दी सिस्टम्स ओवर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इट इज टू बी मेंटेन ओवर ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, क्योंकि हम पीपीए 40 ईयर्स का करते हैं। अब दिक्कत क्या है, सोलर और हाइड्रो पावर में क्या डिफरेंस है? हाइड्रो पावर को डेवलप करने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। हम अपनी पॉलिसीज़ में रखते हैं 54 मंथ्स, 18 मंथ्स क्लियरेंस के लिए, उसके बाद 36 मंथ्स फॉर डेवलप। दैट्स ऑलमोस्ट अराउंड यू कैन से 5 ईयर्स, बट लगता है ज़्यादा टाइम है, अराउंड 7 ईयर्स। जबकि सोलर में ऐसा नहीं है। सोलर में आपने 1 मेगावाट लगाना है, 2 महीने में लग गया, आपने मॉड्यूल लाए, बिछा दिए, लगा दिए। अभी हमने वहाँ पे जम्मू में लास्ट ईयर ऑनरेबल पीएम साहब ने आना था, तो 1 हफ्ते पहले इन्होंने बोला भैया यहाँ पे 500 किलोवाट का पावर प्लांट लगाना है। विद इन वीक्स टाइम सीएल को ऑर्डर दिया गया, 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लग गया, जो हाइड्रो पावर में पॉसिबिलिटी नहीं है। थैंक यू सो मच डार साहब आपके टाइम का। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर पीआर दर साहब आज हमारे साथ बात कर रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन या इस एजेंसी के ओवरऑल रोल का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, स्टैट्स का, और इस में ये भी हमें पता चला कि एक बड़ा ज़रिया बन सकता है हमें सोलर के थ्रू, अगर हम इस डिपार्टमेंट के साथ वेल कनेक्टेड होंगे, अवेयर होंगे, किस तरीके से हम एनर्जी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इमरान नाइकू को, कैमरा पर्सन फिरदौस नज्जार के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।